नमस्कार दोस्तों। पुराने समय का जिक्र है कि एक शहर में एक क्रूर खान का राज था। उसने अपने शहर और अपने अधिकार में आने वाले गांव में अपने ढिंढोरचियों को भेजकर मुनादी करवाई कि जो भी कोई खान को बिना सच्ची बात कहे, बिना अटके 40 गप्पे सुनाएगा, उसे सोने के सिक्कों से भरी बोरी इनाम में दी जाएगी। लेकिन जो कहानी सुनाते समय अटका या कहानी में एक भी सच्ची बात कही, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। जब ये बात लोगों के कानों में पड़ी तो लोगों की भीड़ खान के महल की तरफ उमड़ पड़ी, मगर कोई भी खान को कहानी सुनाकर खुश नहीं कर सका और उन सबको काल कोठरी में डाल दिया गया। आखिर एक समय ऐसा भी आया कि गप्पे सुनाकर खान का मनोरंजन करने वालों की समाप्ति हो गई। फिर जब ये बात पड़ोस के गांव में एक जाट किसान को पता चली तो उसने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ भी तो सारा दिन खेतों में पसीना पसीना होने के बाद 2 समय की रोटी नसीब नहीं होती, तो फिर क्यों न किस्मत आजमाई जाए। कोठरी में बंद होना भी तो इसी के बराबर ही है। इतना सोचकर जाट किसान शहर की ओर रवाना हुआ। खान के महल के दरवाजे पर पहुंचा फटा हाल, मुस्कुराता चेहरा, हाथ पैर फटे हुए, कंधे पर एक थैला जिसमें 4 रोटियां और चटनी थी। पहरेदारों ने जब उसे देखा तो वे बोले, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या चाहते हो? पहरेदार जाट पर बरस पड़े। जाट बोला, मैं खान को 40 गप्पे सुनाने आया हूँ। पहरेदार ने कहा, बेवकूफ हो क्या, क्यों मुसीबत मोल लेते हो? काल कोठरियां तुम्हारे बिना भी भरी पड़ी हैं, क्या तुम जिंदगी से ऊब चुके हो? जाट ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, घुट घुट कर मरने से तो एक बार मरना ही अच्छा है। पहरेदारों ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? जाट ने कहा, डरते होगे तुम, हम ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। इतना सुना तो जाट को अंदर खान के पास भेज दिया गया। खान ने जब जाट के फटे पुराने कपड़े, मैले बिवाइयों वाले पैरों की तरफ देखा तो गुस्से से भड़क उठा। अरे तुम में चीथड़ों में मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? जाट ने खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप नाराज न हो, इससे अच्छा है कि आप मेरी गप्पे सुने और मुझे अपना इनाम देने की कृपा करें। खान गुस्से से भयानक आवाज में फुफकार कर बोला, अगर ऐसा ही है तो मैं सुन रहा हूँ। जाट ने अब सुनाना शुरू कर दिया। मेरे जन्म से 7 वर्ष पहले की बात है। मैं अपने 10वें पोते की गायों का झुंड चरा रहा था। एक बार काफी रात गए मैं गायों को एक तालाब पर ले गया। सूरज तेजी से चमक रहा था और इतनी गर्मी थी कि चिड़ियों के पंखों से धुआं उठ रहा था। धुएं से लपटें इसलिए झील का पानी तेल की तरह जम गया था। जब मैं कुल्हाड़ी लेकर बर्फ को काटने लगा तो कुल्हाड़ी के टुकड़े हो गए, पर बर्फ बाल जितनी भी नहीं फटी। मैंने एक विचार सूझा। मैंने कंधे पर से अपना सिर उतारा, गर्दन कसकर पकड़ ली और माथे से बर्फ पर चोटें मारने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने बर्फ में एक गड्ढा बना दिया। गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें कानी उंगली भी मुश्किल से जा सकती थी। उसी गड्ढे में मेरी गायों के झुंड ने, जो लगभग 1 लाख के करीब थी, पानी पिया और पैर ऊपर करके सारी गायें सोने लगी। तभी मैं गायों की तरफ पीठ करके उनकी गिनती गिनने लगा कि कहीं कोई गाय रह तो नहीं गई है। मैंने देखा कि एक बछड़ा कम है। मैं सोचने लगा, अरे वह कहाँ गया होगा। फिर मैंने रेत में एक डंडा गाड़ा और उस पर चढ़कर बगल में झांकने लगा कि बछड़ा तो नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने डंडे के ऊपरी हिस्से में छुरा गाड़ दिया तो थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, फिर भी कुछ नजर न आया। तभी मुझे याद आया कि मुझे बचपन से सुइयां चबाने की आदत है। मैंने मुंह से एक सुई निकाली और छुरे के मुठ में गाड़ दी। अब जो होगा सो होगा। अब मैं उससे भी और ऊपर चढ़ गया। पूरे 1 महीने तक रेंगता रहा, कहीं जाकर ऊपर चढ़ पाया। पर जैसे ही ऊपर चढ़ा तो सुई के नाके में से झांक कर देखा तो खोया हुआ बछड़ा मुझे नजर आया।
उफनते समुद्र के बीच सुई जैसी चट्टान निकली हुई थी। बछड़ा चट्टान पर घास चर रहा था। मैंने ज्यादा सोच विचार न किया, एक छलांग लगाई कि चट्टान पर जा पहुंचा। अब बिना रस्सी के बछड़े को कैसे पकड़ूं? मैंने रेत से रस्सी बटी, गाय की गर्दन में डाली, उछलकर काठी पर सवार होकर बछड़े को आगे बैठाकर समुद्र के ऊपर तैरता हुआ लौटने लगा। मैंने आधा रास्ता ही तय किया था कि गाय लहर से ठोकर खाकर गिर पड़ी और डूबने लगी, पर मैंने अपनी हिम्मत न छोड़ी। जल्दी से सरक कर नन्हे से बछड़े पर बैठ गया। बछड़े को कंधे से पकड़कर सरपट आगे चल दिया। किनारे पर बछड़े को एक पेड़ से बांधा ही था कि अचानक एक डाल से खरगोश मेरे पैरों में आ कूदा। मैंने पकड़ना चाहा, खरगोश दाएं भागा, मैं बाएं भागा। खरगोश तेज भागा, मैं खरगोश से भी तेज भागा। भागते खरगोश पर फिर मैंने तीर चलाया। तीर की नोक सीधी खरगोश की नाक पर लगी और तीर वापस मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर तीर खरगोश पर छोड़ा तो तीर एक दिन बाद उसी चट्टान में घुसा जहां पर मेरे घोड़े का बछेड़ा घास चरने गया था। मैंने ऊपर देखा तो गर्म पानी की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मेरा बछड़ा हवा में उड़ने लगा। तभी मुझे समझ में आया कि मैंने बछड़े को पेड़ से नहीं बल्कि हंस की गर्दन से बांधा था। मैं भागकर बछड़े को खोलने दौड़ा। तभी बछड़े ने गोबर कर दिया और गोबर की ऐसी खुशबू उठी कि उसकी महक से चारों ओर से जीव जंतु वहां आ पहुंचे। मुझे भी भूख लगी थी तो चट्टान में से धसे खरगोश को निकाल कर लाया। उसकी चर्बी उतारी तो उसमें आग जलाने की सोची। सूखी चर्बी होने के कारण आग जलती तो नहीं, मगर बारिश के कारण आग जल्दी ही चर्बी में लग गई। मैंने पीतल का देग चढ़ा दिया, फिर देग में शेरनी का दूध डाल दिया। दूध उबल कर चारों ओर बहने लगा। सबके सब पशुओं ने भर पेट दूध पिया। अब सबके सब दूध की बाढ़ से डूबने लगे तो मैंने जल्दी से देग को आंच से नीचे उतारा, मगर दूध का उफनना कम न हुआ। मैंने देग को वापस आंच पर चढ़ा दिया। अब रात हो गई तो मैं देग के नीचे सो गया और ऊँघने लगा। कच्ची नींद में ही मुझे शोर सुनाई दिया। कच्ची नींद में मुझे शोर सुनाई दिया। मैं डर के मारे झट से उठ खड़ा हुआ। देखा तो मेरे जूते लड़ रहे थे। मैंने उन दोनों को अलग किया। अरे बस भी करो झगड़ालुओं। दोनों को बड़ी मुश्किल से मैंने चुप कराया। एक जूता दाईं बगल में और दूसरा बाईं बगल में दबाकर मैं सो गया। सुबह हुई तो देखा कि बाईं बगल वाला जूता गायब है। मैंने बचा जूता दोनों पैरों में पहना और भगोड़े जूते का पीछा करने लगा। साल भर भागता रहा मगर जूता हाथ नहीं लगा। भागता भागता एक गांव में पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ लगी थी। भीड़ का कोई अंत नहीं था। लोगों का तांता बंधा था। कोई ऊंट पर, कोई चूहे पर, कोई सांप पर, कोई बघेले पर, तो कोई पहाड़ी बछड़े पर, कोई सारस पर सवार था। फिर दावत शुरू हो गई। मैंने पूछा, अरे चालबाजो, दावत किस खुशी में हो रही है? एक ने कहा, दावत नहीं है, खुशी है। मैंने पूछा, किस चीज की खुशी है? एक ने कहा, बाई का बेटा 2 वर्ष पहले घोड़ों का रेवड़ चराने गया था, अब तक नहीं लौटा, उसी की खुशी है। नौकर मिठाइयाँ परोसने लगे। तभी मुझे नजर आ गया। पूछिए खान साहब कौन? अपना भागा हुआ जूता। मैं खुशी के मारे चिल्ला उठा। उसने मेरी आवाज सुनकर मुड़कर देखा और हैरान रह गया। मिठाई गिरते गिरते बची। शायद इस बात से वह डर गया था कि मुझे भागने के लिए मार न पड़ जाए। वह मुझसे शिकायत करने लगा, तुमने मुझे दाईं बगल में क्यों नहीं दबाया? वह मुझे मिठाइयाँ परोसने लगा। उसने मेरे सामने तंबू जितना ऊंचा ढेर लगा दिया। मैंने मिठाइयाँ उठाई और मुंह में डालने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा सिर तो बर्फ में खोदे गड्ढे के पास ही रह गया था। मैंने जूतों से विनती की, ऐ मेरे लाडलो, जरा मेरा सिर ला दो, इनकार न करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर चुका दूंगा। मेरे जूते काम में लग गई तो मैं आराम से बैठा रहा।
मगर मेहमानों ने अपने मुंह को जरा भी आराम न करने दिया। सारी मिठाइयाँ चटक गए। मेरे लिए एक टुकड़ा नहीं बचा। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा, पर मैंने सिर कंधों पर जमाया ही था कि बादल घिर आए और आकाश से खरबूजे गिरने लगे। मैंने एक खरबूजा काटना चाहा, चाकू उसमें घुसेड़ा, पर ताकत जरूरत से ज्यादा लगा दी। चाकू खरबूजे के अंदर गुम हो गया। चाकू तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने पेट में ही क्यों ना घुसना पड़े। मैंने कसम खाई। मैंने अपना कमरबंद खोला, उसका एक छोर पकड़ा और सिर के बल खरबूजे में गोता लगा दिया। मैंने खूब खोज की, मेरे जूते घिस गए, पर चाकू मुझे नहीं मिला। अचानक मुझे मेरा साला मिल गया। वह बोला, क्या कर रहे हो जीजाजी? मैंने कहा, चाकू ढूंढ रहा हूँ। वह बोला, तुम बेवकूफ ही रहोगे, दिमाग में भूसा भरा है जो चाकू ढूंढ रहे हो। मैं 2 साल से यहाँ अपने बकरों का रेवड़ ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। मैं समझ गया कि ये वही बाई का बेटा है जिसके गुम होने की खुशी में मैं खाना खाकर आया था। मैंने कहा, गालियां बकने से अच्छा है तुम अपने घोड़ों के रेवड़ पर थूक दो और जल्दी से अपने अभागे माँ बाप के पास लौट जाओ। बाई का बेटा गुर्राया, यानी तुम्हें मेरे घोड़ों से ज्यादा मेरे माँ बाप प्यारे हैं। माँ बाप का नाम आते ही मैंने उसकी नाक पर अपना सिर दे मारा। वह भी मुझे मारने लगा। हमारी लड़ाई छिड़ गई और खरबूजा हिलने लगा। हिलडुल कर वह सारी दुनिया पर लुढ़कने लगा। लुढ़कता लुढ़कता खरबूजा ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा और फिर उसके 2 टुकड़े हो गए। पहाड़ से बाई का बेटा पता नहीं कहाँ गिरा। मैंने उसे नहीं देखा, पर मैं सीधा झील के किनारे जा गिरा जहाँ अपनी गायों का झुंड छोड़कर आया था। गिरा इतना जोर से कि जमीन धंस गई। मैं सही सलामत था। फिर मुझे पता नहीं क्यों प्यास लगाई। मैंने भी बर्फ से खोदे गड्ढे में सिर डालकर पानी पिया। मैंने सारी झील पी डाली, मगर प्यास फिर भी न बुझी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर उठ ही नहीं पाया। जब तक मैं पानी पीता रहा, मेरी मूंछों के आसपास 70 बतखें जमकर चिपक गई थी। इतनी बतखों का मैं क्या करूंगा? मैंने उन बतखों के बदले वहां से एक सारस ले लिया जो ऊंट से भी ज्यादा ऊंचा था, पर वह कुएं का पानी बिना गर्दन झुकाए पीता था। खान अब जाट को गड़बड़ाने के इरादे से अचानक बोला, फिर तो कुआं उथला होगा। जाट ने बिना रुके उत्तर दिया, हो सकता है, मगर उसमें भोर में अगर पत्थर फेंका जाए, रात होते होते पानी तक पहुंच पाता था। खान अपनी बात पर अड़कर बोला, इसका मतलब है कि उस समय दिन छोटे होते होंगे। जाट ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ होते होंगे। ऐसे एक दिन में भेड़ों के रेवड़ राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक को पार कर लेते होंगे। खान का चेहरा तो अब फक पड़ गया और वह जाट की हाजिर जवाबी पर अपने होठ चबाने लगा। फिर जाट ने अपनी कहानी का अंत करके कहा, हजूर, मैंने आपकी इच्छा अनुसार 40 गप्पें सुना दी हैं। अब ईमानदारी से मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए। अगर आपको अपने खजाने की परवाह नहीं है तो मैं 40 बार 40 गप्पें भी सुनाने को तैयार हूँ, क्योंकि बात से बात वैसे निकलती है जैसे नेकी से नेकी निकलती है। खान ने मुंह बनाकर नौकरों को बोरी में सिक्के डालने के लिए कहा। ज्यों ज्यों बोरी भरती गई त्यों त्यों खान की धड़कनें बढ़ने लगी। बोरी भरी ही थी कि जाट बोल उठा, मैं सोना लेने से इनकार करता हूँ। इसके बदले में मेरी इच्छा है कि आप अपने काल कोठरियों में जिन निरीह लोगों को कैद किया है उन्हें छोड़ दीजिए। जाट की बात सुनकर खान तिल मिला गया। वह चीख कर बोला, तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है? जाट बोला, जी हजूर। खान ने जल्दी से चाबियों का गुच्छा पहरेदारों की ओर उछालकर कहा, सिक्कों को पहले तिजोरी में रखो और फिर कैदियों को रिहा कर दो। सारी काल कोठरियां शीघ्र ही खाली हो गई। जाट अपनी मूछों को ताव देता बाहर निकला तो सभी कैदियों ने उसे कंधे पर उठा लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।